चलिए आज हम लोग सीखेंगे वाटर कूलर के संपूर्ण इलेक्ट्रिकल भाग। मतलब जो वाटर कूलर होता है उसके इलेक्ट्रिकल भाग कौन कौन से होते हैं और क्या कार्य करते हैं, कहां पे प्रयोग किए जाते हैं, कितने पावर का लगाया जाता है, उनके बारे में पूरा डिटेल में समझेंगे। जैसे देखिए ये वाटर कूलर के संपूर्ण इलेक्ट्रिकल भाग हमने यहाँ पे हेडिंग देकर रखा है। यहाँ पे 5 टॉपिक नोट है जिसमें हमारा सबसे पहला कंप्रेसर, करंट रिले, फिर वोल्टेज रिले, फिर थर्मोस्टेट और इंडिकेटर। ये 5 इलेक्ट्रिकल भाग है। ये वाटर कूलर में प्रयोग होने वाले इलेक्ट्रिक भागों की बात कर रहे हैं। तो इसमें देखिए कंप्रेसर और करंट रिले लगभग फ्रिज वाले से मैच करेंगे, लेकिन एक रिले इसमें है वोल्टेज रिले। अब देखिए ये जो वोल्टेज रिले, इसका टॉपिक इसमें स्पेशल, हम स्पेशल उसी को कवर किया जाएगा। ये वोल्टेज रिले को अगर यहां बढ़िया से समझेंगे तो आगे एसी में समझने में बिल्कुल आसानी हो जाएगी, कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि यही रिले एसी में प्रयोग किया जाता है जिसका नाम है वोल्टेज रिले। तो इन 5 इलेक्ट्रिक भागों को समझेंगे कि वाटर कूलर में कौन कौन से इलेक्ट्रिक भाग का क्या कार्य होता है, कितने कितने पावर का लगाया जाता है, उन सब के बारे में पूरा डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहला भाग हमारा देखिए कंप्रेसर। कंप्रेसर एक मोटर होता है, जान चुके हैं पहले, आप फ्रिज में ही शुरू में ही समझे कि कंप्रेसर एक प्रकार का मोटर है और इसका कार्य क्या होता है, गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। यानी देखिए कंप्रेसर एक प्रकार का इस प्रकार से मोटर है, इसमें टोटल 3 लाइनें लगी होती हैं, यानी 3 लाइनें ऐसे निकली होती है, 3 लाइनें निकली होती हैं, जिसमें एक लाइन का नाम होता है सक्शन लाइन। देखिए यस यल लिख रहे हैं तो समझिएगा सक्शन लाइन, मतलब एक लाइन का नाम है सक्शन लाइन और दूसरी लाइन का नाम होता है इसमें डिस्चार्ज लाइन। डीएल का मतलब क्या हो गया, डिस्चार्ज लाइन, मतलब कंप्रेसर का ये हो गया डिस्चार्ज लाइन। और एक लाइन और होता है सीएल, मतलब सी से हो गया चार्जिंग लाइन। ये 3 लाइनें होती हैं, सक्शन लाइन, डिस्चार्ज लाइन और चार्जिंग लाइन। कंप्रेसर मोटर को जब हम चालू करते हैं तो गैस को सक्शन लाइन से क्या करता है, खींचता है। क्या करता है, खींचता है। और डिस्चार्ज लाइन से क्या करेगा, गैस को बाहर निकालेगा। ये गैस को सक्शन लाइन से खींचेगा और डिस्चार्ज लाइन के माध्यम से बाहर निकाल देगा। और चार्जिंग लाइन क्या होगी, जब गैस या ऑयल चार्ज करेंगे, जब फ्रिज में गैस भरेंगे तब हम इस चार्जिंग लाइन का यूज करेंगे, बाकी टाइम में इसका कोई यूज नहीं है, बंद रहती है, हमेशा के लिए बंद करके एकदम लॉक करके छोड़ दिया जाता है। फिर जब इसमें गैस वैस भरना होता है ना, तो हम इसी लाइन के द्वारा इसमें गैस भरते हैं। तो चार्जिंग लाइन का कार्य गैस या ऑयल चार्ज करते समय किया जाता है। अब बात रही कि कौन सा कंप्रेसर वाटर कूलर में लगता है, तो देखिए रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर भी लगता है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर भी लगता है, ही नहीं लगता है, भी और ही में डिफरेंट होता है ना। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर भी लगता है, मतलब इसके अलावा और भी कोई लगता होगा। तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर भी लगता है इसमें, और ये जो रेसिप्रोकेटिंग मतलब जो फ्रिज में प्रयोग होने वाला है। और इसके अलावा दूसरा कंप्रेसर, इसमें सेमी हार्मेटिक कंप्रेसर भी यूज किया जाता है। अब ये बात मायने रखती है कि वाटर कूलर की साइज क्या है। अगर वाटर कूलर बड़ी साइज में है तो उसमें सेमी हार्मेटिक कंप्रेसर यूज किया जाएगा। अगर वो छोटे साइज में है, यानी कम स्थान को ठंडा करना है, कम पानी को ठंडा करना है, तो उसमें रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर लगेगा। पता कैसे चलेगा कि कौन सा कंप्रेसर लगा हुआ है, उसकी वायरिंग से। वायरिंग देखिए यहां पर आपने ये रिले का 2 टॉपिक देख रहे हैं ना, एक तो करंट रिले लिखे हैं, एक वोल्टेज रिले लिखे हैं। करंट रिले क्या होता है, करंट रिले का मतलब जो फ्रिज वाला रिले, करंट रिले का मतलब जो फ्रिज वाला रिले होता है उसे हम करंट रिले बोलते हैं। फ्रिज में हम जिन रिले का प्रयोग किए, करंट रिले के अंतर्गत हमने आपको बताया था कि कई प्रकार के रिले आते हैं, जैसे ओपन टाइप रिले, बॉक्स टाइप रिले, एलएमएस रिले, पीटीसी रिले। वो जो सारे रिले हैं सेम वही रिले, और कनेक्शन वगैरह का सारा तरीका सेम वही। यानी कंप्रेसर अगर वही है, कंप्रेसर में 3 पिने हैं, ऐसे 3 पिन है। कंप्रेसर को हम डायरेक्ट चालू करना चाहे तो कैसे करते हैं, न्यूट्रल को कॉमन में, फेस को डायरेक्ट रनिंग में, और रनिंग से स्टार्टिंग में क्या करते हैं, एक तार लेके 60 मारते हैं। यानी न्यूट्रल को डायरेक्ट कॉमन में, फेस को डायरेक्ट रनिंग में, और रनिंग से स्टार्टिंग में एक तार लेके 60 मारते हैं, मोटर हमारा स्टार्ट हो जाता है। और यही काम अगर हम रिले के द्वारा करवाते हैं तो यहाँ पर एक रिले लगता है, रिले के अंदर एक पत्ती लगी होती है जिसका नाम होता है प्लंजर, वो प्लंजर नाम की पत्ती। अब देखिए अगर हम न्यूट्रल को कॉमन में जाने दें, फेस को रिले में जोड़े, यहाँ पे रनिंग स्टार्टिंग के 2 पॉइंट होंगे, ये क्या होगा, रनिंग से स्टार्टिंग तक इसमें ऐसे प्लंजर नाम की पत्ती होगी, जो रनिंग स्टार्टिंग में ऐसे खोस दिया जाएगा ना। तो जो ये 60 मारने का काम हम कर रहे हैं, वो काम ये रिले ऑटोमेटिक तरीके से कर लेगा, अपने आप कर लेगा, मतलब इसको करवाने की जरूरत नहीं है। मतलब जैसे रिले, ये जो कंप्रेसर है, हमें अगर इसको चालू करना है तो हम क्या करते हैं कि न्यूट्रल को कॉमन में जोड़ते हैं, फेस को रनिंग में जोड़ते हैं, रनिंग से स्टार्टिंग में 60 मारते हैं। लेकिन अगर ये रिले लगा देते हैं, ये 60 मारने का काम ये ऑटोमेटिक करता है। रिले शब्द का मतलब ही होता है ये कोई भी काम करता होगा ऑटोमेटिक करता होगा। रिले जब जब शब्द आए ना, समझ लीजिए कहीं पे है और कुछ ऑटोमेटिक कर रहा है। जैसे इन्वर्टर में रिले लगा होता है, जो ऑटोमेटिक लाइट आने पे लाइट पे सप्लाई करता है, और लाइट के कट जाने पे इन्वर्टर की सप्लाई करता है, वो रिले ही लगा होता है। उसी तरह से इसके अंदर भी रिले होता है। अब देखिए ये ओपन टाइप रिले, ये सारे
करंट रिले के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अगर ये रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है तो करंट रिले प्रयोग किया जाएगा, मतलब रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के साथ करंट रिले का प्रयोग किया जाता है। अब बात रही वोल्टेज रिले की। वोल्टेज रिले क्या होता है, देखिए ये है वोल्टेज रिले, इस प्रकार का वोल्टेज रिले। देखिए ये पीछे से कुछ ऐसा दिख रहा है। तार जोड़ने के लिए इसमें ये 4 जगह पे पॉइंट है, इन पॉइंटों को हम स्पेशली अभी समझते हैं। ये 4 तार जोड़ने के लिए जो 4 पॉइंट है ना, इनको हम विशेष समझेंगे क्योंकि यही हमारा मेन है वोल्टेज रिले। अभी देखिए कंप्रेसर के इन पॉइंटों को हम थोड़ा सा मिटा देते हैं। चलिए हम पूरा पहले वोल्टेज रिले को समझते हैं कि वोल्टेज रिले क्या है और कैसे कार्य करता है। इसका नाम वोल्टेज रिले क्यों है, एक बार अगर इस रिले को बढ़िया से समझेंगे तो एसी में भी क्लियर समझने में आएगा आपको, क्योंकि यही रिले हमारा एसी में भी प्रयोग किया जाता है। तो देखिए वोल्टेज रिले में होता क्या, सबसे पहले देखिए ये देखने में तो बॉक्स के आकार का होता है, जैसे ये देख रहे हैं एक चौकोर, ये देखने में ऐसे बॉक्स के आकार का होता है। इसमें जो पिने होती हैं, इसमें होती है ऐसे 5 नंबर, फिर होता है 4 नंबर, फिर होता है 2 नंबर और फिर होता है 1 नंबर, यानी 5 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर और 1 नंबर। इसमें 3 नंबर की पिन नहीं होती। क्या क्या होता है, 5 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, इसमें 3 नंबर की पिन नहीं होती। और ऐसा मत समझिएगा 3 नंबर इसमें होता ही नहीं है। और कैसे पहचाने कि कौन 5 नंबर है कौन 4 नंबर है, तो देखिए सबसे बात बताएं कि इस पर लिखा होता है, इस पर लिखा होता है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे दिखेगा 5 नंबर, यहाँ पे लिखा होता है, सब पे 5 नंबर है, फिर 4 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 2 नंबर, 2 नंबर, फिर 1 नंबर, ऐसे। तो 5 नंबर में तार जोड़ने के अगर पॉइंटों की बात करें तो 2 पॉइंट है। देखिए 5 नंबर में तार जोड़ने के लिए 2 पॉइंट है, 4 नंबर में तार जोड़ने के लिए 4 पॉइंट होते हैं। 5 नंबर में तो 2 ही पॉइंट है, लेकिन 4 नंबर में तार जोड़ने के लिए 4 पॉइंट है, 2 नंबर में भी तार जोड़ने के लिए 2 पॉइंट है, 1 नंबर में भी तार जोड़ने के लिए 2 पॉइंट है, यानी कि सभी में तार जोड़ने के लिए 2-2 पॉइंट है। सिर्फ 4 नंबर में 4 पॉइंट है, सब में 2-2 पॉइंट है, 4 नंबर में 4 पॉइंट है। देखिए ये 4 नंबर में 4 पॉइंट है, जानते हैं ये जो 2 पॉइंट एक पिन में है ना, किसी भी एक पिन में, ये दोनों के दोनों पॉइंट आपस में टच होते हैं, मतलब एक ही होते हैं। इसमें अगर 2 नंबर में 2 पिन है मतलब ये दोनों एक ही है, 1 नंबर में 2 पिन है मतलब ये दोनों एक ही है, 4 नंबर में 4 पिन है, ये चारों एक ही है। मतलब समझ रहे हैं ना कि जितने पिन है ये एक जंक्शन का काम करेंगे। देखिए ऐसे, ये जैसे 4 पिन है तो चारों के चारों एक ही है, ये चारों एक दूसरे से कनेक्ट है। और बाकी ये 2 पिन है, ये दोनों एक ही है, 2 है, ये दोनों एक ही है, 2 है, ये दोनों एक ही है, यानी कि जितनी पिनें एक के पास है वो सारी एक ही है। अब देखिए इसके अगर संपर्क की बात करें, ये 5 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, ये तो पिनें हो गई। अब बात रही कि अगर ये रिले में कार्य कैसे करता है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो 4 नंबर का पिन होता है ना, इसका अंदर से किसी से कोई संपर्क नहीं होता। 4 नंबर का अंदर में किसी से कोई संपर्क नहीं होता 4 नंबर का, लेकिन केवल ये 5, 2 और 1, 5 नंबर 1 नंबर से, या 5 नंबर 2 नंबर से, या 2 नंबर 1 नंबर से, ये तीनों आपस में एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हैं। मतलब ये डायरेक्ट नहीं होते हैं लेकिन कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हैं। जब हम इसकी चेकिंग अभी बताते हैं तब समझेंगे, लेकिन ये समझिए ये तीनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हैं, लेकिन ये 4 नंबर इनमें से किसी से कनेक्ट नहीं होता। मतलब अगर इस 4 नंबर की पिन को हम कहीं बाहर यहां पर रख देते हैं तो भी ये वही काम करेगा जो वहां रह के कर रहा है। मतलब समझ रहे ना, इसका 4 नंबर का इन तीनों से कोई लेना देना नहीं है, इन तीनों से कोई मतलब नहीं है। ये जो भी है 4 नंबर, ये अपने आप में अकेला है, सबसे अलग है, इसका किसी से कोई संपर्क नहीं है। इसका कैसे हम चेक कर सकते हैं, अगर सीरीज से या मल्टीमीटर से अगर आप चेक करते हैं तो ये जो 4 पिन वाला है ना, अगर 4 पिन को 2 से रखेंगे, 4 को 5 से रखेंगे कुछ नहीं बताएगा, 4 से 2 को रखेंगे कुछ नहीं बताएगा, 4 से 1 को रखेंगे कुछ नहीं बताएगा। मतलब 4 नंबर का संपर्क किसी से नहीं होता है, लेकिन 2 से 1 को रखेंगे कुछ न कुछ बताता है। यानी ये तीनों आपस में एक दूसरे में कनेक्ट होते हैं, लेकिन 4 नंबर इसमें होते हुए भी सिर्फ एक जंक्शन का काम करता है। जंक्शन मतलब समझते हैं, जहां से सप्लाई को चारों तरफ फैलाया जाए उसे हम जंक्शन बोलते हैं। तो सिर्फ जंक्शन वाला ये जो पॉइंट होता है, ये 4 नंबर सिर्फ जंक्शन का काम करता है, बाकी कोई काम नहीं करता है। अब बात रही अगर हम इसको चेक करें, ये वोल्टेज रिले कहीं खराब तो नहीं है, ये कहीं खराब तो नहीं, इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं। देखिए खराबी चेक करने में हम इसकी चेकिंग भी कर लेंगे कि ये कैसे कार्य करता है। तो देखिए इसका जब ये खराबी अगर हमें चेक करना है तो हम क्या करें, इसको सीरीज से चेक करना है। सीरीज जानते हैं ना, ये होल्डर बल्ब लिया हमने, सप्लाई को ये न्यूट्रल और फेस दिया, यहाँ पे न्यूट्रल फेस देंगे बल्ब जलेगा, एक तार को तोड़ दिया बन गया सीरीज। यही एक तार यहाँ एक तार यहाँ है, तो सीरीज के एक तार को रिले के 1 नंबर पर मतलब 1 नंबर पे, और दूसरे तार को रिले के 2 नंबर पे मतलब 1 और 2 पे,
यानी सर्वप्रथम रिले को सीधे पोजीशन पे रखेंगे और सीरीज के एक तार को रिले के 1 नंबर पर, दूसरे तार को रिले के 2 नंबर पर रखेंगे। इस अवस्था में सीरीज का बल्ब जलना चाहिए, इस अवस्था में सीरीज का बल्ब जलना चाहिए। और अगर सीरीज का बल्ब जल रहा है तो इसका मतलब रिले हमारा मान लीजिए 35% सही है। मतलब इतना तो पता चला है कि 1 नंबर और 2 नंबर पे कंटिन्यूटी मिलती है, यानी ये दोनों आपस में डायरेक्ट होते हैं। कंफर्म हो गया। अब देखिए एक चीज और यहां पे आपको क्लियर कर दें, इतना तो आपको कंफर्म हुआ कि 1 नंबर और 2 नंबर ये दोनों अंदर से भी डायरेक्ट ही होते हैं, लेकिन ये दोनों हमेशा के लिए डायरेक्ट नहीं होते। हम अगर सीरीज से चेक करते हैं तब तो ये कंटिन्यूटी बताते हैं ये दोनों, लेकिन कभी कभी आप देखेंगे एसी में या फिर हमारे बड़े डिफ्रीजर में जिसमें ये वोल्टेज रिले का यूज किया जाता है, उसका स्टार्टिंग कैपेसिटर बार बार फट जा रहा है। ऐसी अगर कोई समस्या आ गया कि सर हमारी बार बार स्टार्टिंग कैपेसिटर बार बार फट जा रहा है, जानते हैं कैपेसिटर मतलब जिसको लोग कंडेंसर बोलते हैं, तो इसमें 2 कैपेसिटर लगता है, रनिंग भी लगता है और स्टार्टिंग भी लगता है। तो कभी कभी एसी का स्टार्टिंग कैपेसिटर बार बार फट जा रहा है, उसका यही कारण होता है कि 1 नंबर और 2 नंबर की पिनें आपस में टच तो होती हैं, लेकिन मोटर के स्टार्ट हो जाने के बाद ये दोनों अलग हो जाती हैं। मतलब शुरू में ये दोनों आपस में टच रहेंगे और जैसे ही मोटर चालू होगा ये दोनों अलग हो जाएंगे। मतलब समझे, मोटर को चालू करने के लिए केवल टच होती है, लेकिन हम जब कंटिन्यूटीज पे चेक करते हैं ये दोनों डायरेक्टली हमेशा बताती हैं। जब कंटिन्यूटी चेक करते हैं ये दोनों कंटिन्यूटी बताते हैं, मतलब यहां पे हम मान लेते हैं कि 35% ये सही है, क्योंकि 1 नंबर 2 नंबर आपस में टच हो रही हैं। अब देखिए अब क्या करेंगे, रिले के 2 नंबर से तार को उठा करके अगर हम 5 नंबर पे रख दें, यानी 1 नंबर और 5 नंबर पे हमने यहां से उठा के रख दिया ना। अब अगर इस अवस्था में क्या होगा, ये सीरीज का बल्ब हमारा नहीं जलेगा, 1 नंबर और 5 नंबर पे सीरीज का बल्ब नहीं जलेगा, लेकिन इस रिले से चिटरिंग की आवाज आएगी। मतलब समझिए 1 नंबर प्लस 2 नंबर, यहां पे क्या हो गया, बल्ब क्या हो गया, ऑन था, मतलब जल रहा था। अब हम कहां रख रहे हैं, 1 नंबर और 5 नंबर पे। जब हम 1 नंबर पे और 5 नंबर पे रखेंगे तो क्या होगा, बल्ब हमारा क्या होगा, ऑफ रहेगा, मतलब बंद रहेगा। लेकिन एक आवाज आएगी जिसको हम बोलते हैं चिटरिंग की आवाज आएगी। कैसी आवाज आएगी, चिटरिंग की। चिटरिंग मतलब समझते हैं, इसको आप इसी पे रखे रहेंगे ना, जब तक रखे रहेंगे 1 नंबर और 5 नंबर पे ऐसे सीरीज का रखे रहेंगे, इसके अंदर लगेगा कि कुछ हो रहा है, कोई मोटर चल रहा है, मैग्नेट बनता है इसके अंदर। जो पत्ती क्या होती है, मैग्नेट करती है तो थोड़ी सी आवाज करती है, तो जैसे लगता है इसके अंदर कोई मोटर चल रहा है, तो वो चिटरिंग की आवाज आती है इससे। समझ गए, 1 नंबर और 5 नंबर पे अगर सीरीज के दोनों तारों को रखेंगे तो इससे चिटरिंग की आवाज आएगी। ये हो गया। अच्छा यहां तक हो गया, समझिए 70% अब सही हो गया। अब क्या करेंगे, 1 नंबर से इसको उठा करके हम 2 नंबर पे रख देंगे, यानी कि 2 नंबर और 5 नंबर, यानी 2 + 5। इस पे जब हम चेक करेंगे, इस पे भी जो हमारा बल्ब है वो क्या होगा, ऑफ रहेगा, मतलब बंद रहेगा। बल्ब हमारा क्या होगा, ऑफ रहेगा, लेकिन इससे भी आवाज आएगी, चिटरिंग की नहीं आएगी। इससे जो आवाज आएगी वो खटखट की आवाज आएगी। अब देखिए दोनों आवाज में डिफरेंट बताएं। यहां पे क्या हो रहा है, 2 नंबर और 5 नंबर पे रखने पे सीरीज का बल्ब तो नहीं जलेगा, लेकिन रिले से खटखट की आवाज आएगी। ये जो खटखट वाली आवाज है ना, ये डायरेक्ट नहीं आती, लगातार नहीं आती है। ये क्या होता है, जब जैसे सीरीज के दोनों तार को ऐसे रखेंगे खट, फिर ऐसे उठाएंगे फिर खट, रखेंगे खट, उठाएंगे ऐसे खट, मतलब रखेंगे तो आवाज आएगी, यानी इसके अंदर पत्ती टच हो जाएगी, हटाएंगे तो आवाज आएगी जब वो पत्ती हटेगी। मतलब समझ रहे। और जो चिटरिंग वाली आवाज थी 1 नंबर 5 नंबर पे, वो कैसे आ रही थी, वो लगातार आ रही थी, जब तक वायर रखे रहेंगे तब तक आती है। लेकिन 2 नंबर 5 नंबर वाली जब रखेंगे तब आवाज आएगी, जब उठाएंगे तब आवाज आएगी, बार बार रखेंगे उठाएंगे तो खट 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 ऐसे करेगा। तो ये खटखट की आवाज आएगी 2 नंबर और 5 नंबर पे। और अगर ये सारी क्रियाएं हो रही हैं तो हम इस रिले को 100% सही मानेंगे। और अगर आप इस 4 नंबर से चेक करते हैं किसी को भी तीनों में से, तो किसी पे कुछ भी नहीं बताएगा, ना कोई आवाज आएगी ना कोई बल्ब जलेगा। क्यों, क्योंकि 4 नंबर का संपर्क इन तीनों में से किसी से कुछ नहीं होता है। ये 4 नंबर सबसे अलग होता है, इसका किसी से कोई मतलब नहीं होता। ये 4 नंबर पूरी समझिए, इसकी पूरी दुनिया ही अलग है, इसका किसी से कुछ लेना देना नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं है। ये 4 नंबर सिर्फ एक जंक्शन का पॉइंट है। अगर 4 नंबर हमारे पास पिन ना हो और एक तार लेकर के उसी तार में से जगह जगह पे हम जोड़ लें जहां जोड़ना है, तो भी ये वही काम करेगा जो 4 नंबर रह के कर रहा है। मतलब समझिए ये 4 नंबर जो दिख रहा है ना, ये सिर्फ बॉडी से संपर्क में, अंदर कुछ मतलब नहीं है, सिर्फ बॉडी से है। ये तीनों के लिए अंदर मैग्नेट वगैरह लगा होता है, अंदर देखेंगे इसमें बाइंडिंग भी की गई होती है। तो ये इस प्रकार का रिले होता है हमारा, इसका नाम होता है वोल्टेज रिले। अच्छा ये वोल्टेज रिले हो गया। अगर हम बात करें कि अगर हम वोल्टेज रिले के साथ जो हमारा कोई मतलब कंप्रेसर मोटर है उसका अगर हम वायरिंग करना चाहते हैं, उसका कनेक्शन करना चाहते हैं, तो हम कैसे करेंगे। करंट रिले तो हमारा नॉर्मल है जैसे हमारा फ्रिज वाला है, और अभी हमने ओपन टाइप के साथ बताया भी। लेकिन ये जो वोल्टेज रिले है ना, ये थोड़ी अलग है।
वोल्टेज रिले ये थोड़ी अलग है, लेकिन अगर इसको एक बार आपने डिटेल में समझ लिया ना तो समझिए आपका आधा काम हो गया। आपको एसी में भी कोई परेशानी नहीं होगी। एसी के कंप्रेसर की वायरिंग भी आप इस प्रकार से कर सकते हैं जैसे अभी हम करने जा रहे हैं। तो देखिए ये कंप्रेसर का रनिंग और कॉमन और स्टार्टिंग, कॉमन रनिंग और स्टार्टिंग हो गया। इसके साथ इसमें क्या लगा दिया गया, वोल्टेज रिले। देखिए यहीं पे थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो बात समझ में आएगी। ये हो गया हमारा वोल्टेज रिले। समझिए कि ये कूलर के कंप्रेसर की वायरिंग हो रही है, वाटर कूलर के, जिसमें सेमी हार्मेटिक कंप्रेसर लगा, मतलब बड़े साइज के कूलर के कंप्रेसर की वायरिंग हो रही, छोटे के नहीं, बड़े साइज के कूलर के कंप्रेसर की वायरिंग। अभी हम इन सबको लगा करके भी वायरिंग करेंगे इसी वीडियो में, लेकिन तब तक पहले हम केवल कंप्रेसर को चला के देखते हैं, नहीं तो क्या होगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। खाली कंप्रेसर के साथ अगर वायरिंग करनी है तो कैसे करेंगे। देखिए ये हमारा वोल्टेज रिले बन गया। अगर पिनों की बात करें तो 5 नंबर है, 4 नंबर है, 2 नंबर है और 1 नंबर है। 5 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर और 1 नंबर। 5 नंबर में तार जोड़ने के लिए 2 पिन है, 4 नंबर में तार जोड़ने के लिए 4 पिन है, 1 नंबर में तार जोड़ने के लिए 2 पिन है, 2 नंबर में तार जोड़ने के लिए 2 पिन है। इसके साथ 2 कैपेसिटर यूज किया जाएगा, जिसमें एक होगा हमारा रनिंग कैपेसिटर। देखिए RC लिखे ना, मतलब रनिंग कैपेसिटर। इसमें भी तार जोड़ने के लिए 2 पॉइंट, और इसके अलावा एक कैपेसिटर और हमारा होगा जिसमें होगा हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर। SC लिखा ना, मतलब ये स्टार्टिंग कैपेसिटर। अब इसमें 2 कैपेसिटर प्रयोग किए जाएंगे। देखिए कितने MFD का कैपेसिटर प्रयोग किए जाएंगे, ये भी एक क्वेश्चन है। तो हम 10 MFD से लेकर के इसमें 45 MFD तक का यूज करते हैं, और जो स्टार्टिंग का कैपेसिटर होता है उसको हम 20 MFD से लेकर के 80 MFD तक यूज करते हैं अपने वाटर कूलर में। बाकी AC वगैरह में हम देखिए ये 20 से लेकर हम 80 तक का क्यों बता दे रहे हैं, क्योंकि ये इसी साइज में, इसके मतलब सेमी हार्मेटिक के अंदर भी ये बड़े छोटे साइज के आते हैं, इसलिए किसी एक स्पेशल को हम फोकस नहीं कर सकते यहाँ पे। तो देखिए ये रनिंग कैपेसिटर और स्टार्टिंग कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर हो गए, ये वोल्टेज रिले हो गया, ये कंप्रेसर मोटर हो गया। अब देखिए ये न्यूट्रल और फेस। अब हमारा क्या है, ये न्यूट्रल और फेस के साथ हमें इसका वायरिंग करना है। वायरिंग करने के लिए सबसे पहले हम न्यूट्रल की वायरिंग करते हैं। अभी देखिए ये न्यूट्रल का वायर है ना, न्यूट्रल का वायरिंग करने के लिए अभी तक हम न्यूट्रल के वायर को न्यूट्रल के वायर को डायरेक्ट कंप्रेसर के कॉमन में जोड़ दे रहे थे, यही हमारा वायरिंग हो रहा था अभी तक। लेकिन अब यहां पे थोड़ी सी चेंजिंग होगी, बहुत थोड़ी सी, लेकिन बात कुल मिला के वही आएगी लास्ट में। देखिए न्यूट्रल का वायर जाएगा डायरेक्ट 5 नंबर में, 5 नंबर के किसी भी पिन में जा सकता है। और हमने क्या बताया आपको कि 5 नंबर की दोनों पिनें एक ही होती हैं। अब ये दोनों एक ही होती हैं, 5 नंबर के दूसरी पिन से निकल के जाएगा तो कॉमन में जाएगा। मतलब इसका क्या हुआ कि न्यूट्रल इस रिले में भी जा रहा है और कॉमन में भी डायरेक्ट जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई अभी रोकने वाला इसको नहीं है। यानी न्यूट्रल के वायर को डायरेक्ट वोल्टेज रिले के 5 नंबर में और 5 नंबर के दूसरे पॉइंट से कंप्रेसर के कॉमन में। यहां तक का समझ में आया। न्यूट्रल के वायर को डायरेक्ट वोल्टेज रिले के 5 नंबर में और 5 नंबर के दूसरे पॉइंट से कंप्रेसर के कॉमन में। और फेस के वायर को देखिए, ये जो फेस का वायर है इसको कहां लेके जाएंगे, इसको लेके जाएंगे डायरेक्ट वोल्टेज रिले के 4 नंबर में। 4 नंबर में जो चारों पिने होती है ना, ये चारों एक ही होती है, चारों एक दूसरे में टच होती हैं। तो फेस के वायर को डायरेक्ट वोल्टेज रिले के 4 नंबर में और 4 नंबर से जोड़ देंगे रनिंग में। यानी देखिए अभी तक हम क्या कर रहे थे, फेस को न्यूट्रल को कॉमन में, फेस को रनिंग में जोड़ रहे थे ना। अभी भी फेस रनिंग में जा रहा है। कैसे, यहां से फेस निकला, यहां से होके 4 नंबर से रनिंग में गया ना, बात तो वही हुई ना। अब उसके बाद हमारे पास 2 कैपेसिटर, एक है रनिंग कैपेसिटर और एक है स्टार्टिंग कैपेसिटर। हम क्या करेंगे, रनिंग और स्टार्टिंग के दोनों को एक तार को, दोनों में से एक तार लेके आएंगे। हाई स्टार्टिंग वाले को एक में जोड़ देंगे, रनिंग वाले को भी दूसरे में जोड़ देंगे। यानी वोल्टेज रिले के दोनों पॉइंट में रनिंग और स्टार्टिंग कैपेसिटर दोनों पहुंच चुका ना ये 4 नंबर में। अब देखिए अभी तक क्या किया हमने, न्यूट्रल को डायरेक्ट 5 नंबर से कॉमन में, फेस को डायरेक्ट 4 नंबर से रनिंग में, और दोनों कैपेसिटरों का एक तार 4 नंबर में। अब इसके बाद स्टार्टिंग का तार कैपेसिटर, स्टार्टिंग को हम जोड़ते हैं 1 नंबर में और रनिंग को जोड़ते हैं 2 नंबर में, और 2 नंबर का जो दूसरा पॉइंट बचता है उसको जोड़ते हैं कंप्रेसर के स्टार्टिंग में। वायरिंग हमारी कंप्लीट हो जाती है। न्यूट्रल 5 नंबर से कॉमन में, फेस डायरेक्ट 4 नंबर से रनिंग में, दोनों कैपेसिटरों का एक तार 4 नंबर में, स्टार्टिंग का 1 नंबर, रनिंग का 2 नंबर का दूसरा पॉइंट स्टार्टिंग में जोड़ा जाता है। और ये वोल्टेज रिले के 1 नंबर का एक पॉइंट खाली रह जाता है, बाकी सारे पिनें भर जाती हैं। वोल्टेज रिले के 1 नंबर का सिर्फ एक पिन खाली रह जाती है, बाकी सारी पिनें भर जाती हैं। इस प्रकार से हम वोल्टेज रिले के साथ सिर्फ कंप्रेसर को स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखिए इसके डायग्राम को आप कॉपी पे बनाइए, 2 से 3 बार बनाइए, मिटा करके बनाइए, अलग अलग जगहों पे बनाइए। कैपेसिटर को इधर
इधर उधर रख करके बनाइए और इसको बार बार 2-3 बार रिवीजन करिए, एक बार में याद नहीं होता। ध्यान दीजिए, अगर भले आपको समझ में आ गया हो लेकिन याद नहीं होता है तो इसको 1-2 बार ट्राई जरूर करिएगा बना करके। अब देखिए इसके बाद अगर हम बात करते हैं वोल्टेज रिले के बाद, तो इसमें अगला पार्ट जो हमारा लगता है वो क्या है, थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट क्या होता है, कूलिंग को कंट्रोल करता है। थर्मोस्टेट का कार्य कूलिंग को कंट्रोल करना, चाहे वाटर कूलर, चाहे फ्रिज हो, चाहे एसी हो। अगर एसी या फ्रिज चल रही है और चलते चलते आवश्यकता से अधिक ठंडा कर रही है तो थर्मोस्टेट एक प्रकार की स्विच होती है जिसका कार्य कूलिंग को कंट्रोल करना होता है। मतलब एसी, फ्रिज या वाटर कूलर हमारा अगर चलते चलते आवश्यकता से अधिक ठंडा करता है, ऑटोमेटिक तरीके से सप्लाई को कट करेगा जिसके कारण हमारा उपकरण कार्य करना बंद कर देगा। मतलब थर्मोस्टेट कूलिंग को कंट्रोल करता है। बस एक ही पॉइंट है कि थर्मोस्टेट कूलिंग को कंट्रोल करता है। मतलब वाटर कूलर अगर पानी को ज्यादा ठंडा कर रहा है तो उसको क्या करेगा, कट कर देगा, बंद कर देगा। कितना ठंडा होने पे बंद करेगा, इसकी सेटिंग आप अपने जरूरत के हिसाब से कर सकते हैं। उसमें सेटिंग करने के लिए दिया गया होता है। थर्मोस्टेट एक प्रकार की स्विच है। पूरी डिटेल में हमने फ्रिज में आपको बताई दिया है कि किस प्रकार से थर्मोस्टेट स्विच कार्य करता है। थर्मोस्टेट स्विच के अंदर बेलोज व डायफ्राम नाम की पत्ती लगी होती है, जो कि जब ज्यादा ठंडक होता है ना, थर्मोस्टेट के पीछे पूंछ लगी होती है, वो पूंछ ठंडी होती है, उसकी वजह से उसके अंदर SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है। वो गैस ठंडी होती है जिसकी वजह से क्या होता है, थर्मोस्टेट में लगे बेलोज व डायफ्राम नाम की पत्ती जो होती है वो सिकुड़ने लगती है, और जब वो पत्ती सिकुड़ती है थर्मोस्टेट सप्लाई को कट कर देता है। सप्लाई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे नहीं जा पाती है जिसकी वजह से हमारा कंप्रेसर मोटर बंद हो जाता है, यानी वाटर कूलर या फ्रिज हमारा कार्य करना बंद कर देती है। इसके बाद इसमें हमारा 5वां नंबर पे है इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होता है, यह संकेत करने के लिए लगता है। सभी वाटर कूलरों में नहीं प्रयोग किया जाता है, कुछ कुछ वाटर कूलरों में लगा होता है। और इंडिकेटर मतलब इंडिकेट करना, मतलब संकेत करना, नाम से ही समझ में आ रहा ना। हमारे किसी भी बोर्ड में इंडिकेटर लगा होता है जिसका कार्य क्या होता है कि लाइट को संकेत करना कि लाइट है या नहीं है, यह हमारा इंडिकेटर बताता है। इसमें हम 2 प्रकार के इंडिकेटर प्रयोग करते हैं, जैसे एक रेड कलर में और एक रेड कलर में भी प्रयोग करते हैं, ग्रीन कलर में भी प्रयोग करते हैं। ग्रीन कलर वाला इंडिकेटर तब जलता है जब हमारा कंप्रेसर मोटर कार्य कर रहा होता है, और रेड कलर वाला तब जलता है जब उसमें पावर पहुंच रही होती है। बोर्ड में लगाएंगे, पावर पहुंच जाएगी, रेड वाला जलने लगेगा। वहां से थर्मोस्टेट से सप्लाई को ऑन करेंगे, कंप्रेसर चालू रहेगा तो ग्रीन वाला जलेगा। कूलिंग के कारण या किसी भी कारण अगर कंप्रेसर मोटर बंद है तो ग्रीन इंडिकेटर भी बंद रहेगा। ये हमारा तरीका है। तो ये मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल भाग हो गए। अगर ये जो इलेक्ट्रिकल भाग है ना, इसके हम कनेक्शन की बात करें, इसकी वायरिंग की बात करें, कंप्लीट वाटर कूलर की वायरिंग आखिर होती कैसे है, तो देखिए अगर करंट रिले के साथ है तो आसान है, वोल्टेज रिले के साथ है तो थोड़ा सा हार्ड है, जैसा कि हमने केवल कंप्रेसर का बता दिया ना, बाकी सिस्टम सेम है। चलिए हम किसी एक को पहले समझते हैं। यहां पर देखिए बना लेते हैं इंडिकेटर, ठीक है। सबसे पहले हम किसी एक को समझते हैं। ये मार्कर में थोड़ी सी प्रॉब्लम, मैंने दूसरा मार्कर लगा लिया, तो किसी एक को बनाते हैं। ये देखिए एक इंडिकेटर हमारा यहां पे लगा दिया, ये इंडिकेटर हमने मान लीजिए रेड कलर में लगा दिया। एक हमने दूसरा इंडिकेटर यहां पे लगा दिया, ये इंडिकेटर हमने किसी और कलर का लगा दिया, मतलब ग्रीन कलर का लगा दिया। मतलब यहां लिख देते हैं ये रेड है और ये वाला जो हमारा हो गया ये ग्रीन कलर का हो गया, रेड और ग्रीन मतलब हरा। और इसके बाद यहां पे हम लगा देते हैं एक थर्मोस्टेट स्विच। कौन सी? थर्मोस्टेट स्विच, मतलब जो कूलिंग को कंट्रोल करती है। इसमें तार जोड़ने के लिए 2 पॉइंट होते हैं, एक से इन दूसरे से आउट करवाना है, किसी से इन किसी से आउट करवा सकते हैं। ये हो गया। अच्छा, इसके अलावा और क्या करना है, इसमें और लगा होता है, इसमें पंखा भी लगा होता है, फैन भी लगा होता है। ये जो फैन होता है ये कंडेंसर को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी जो कंडेंसर होता है ना, हमने आपको बताया था, कंडेंसर दिखाया भी था। कंडेंसर का कार्य क्या होता है, फ्रिज या वाटर कूलर या एसी चलते चलते जब क्या होता है, कंडेंसर गैस को घुमा घुमा के ठंडा करता है और वेपर से द्रव यानी भाप को पानी बनाता है। और जब हमारी फ्रिज या वाटर कूलर चल रहा होता है तो ये कंडेंसर जो होता है वो गर्म होता है। गर्म होता है यानी क्योंकि वो अंदर की गर्मी को खींचता है तो बाहर फेंकता है ना, तो वहां से तो वो गर्म होता है। अब वो इतना गर्म होता है कि नॉर्मल वातावरण की हवा के बस की बात नहीं है कि उसको ठंडा कर पाए। जो हमारी फ्रिज होती है, वो जो हमारी फ्रिज होती है उसके कंडेंसर पे कोई पंखा वगैरह नहीं लगाया जाता ठंडा करने के लिए। फ्रिज के पीछे जो लोहे की जाली देखते हैं ना, वही कंडेंसर होता है। उसके कंडेंसर पे कोई फैन वगैरह नहीं लगाया जाता है कि वो ठंडा करने के लिए हम कोई फैन लगा दे। क्यों? क्योंकि उसका ठंडा करने का स्थान कम है। लेकिन जो हमारा ये बड़ा सिस्टम है, जो हमारी एसी होती है या कोई वाटर कूलर या बड़ा डीप फ्रीजर, ये सब जो होते हैं उसमें एक पंखा लगाना पड़ता है ताकि कंडेंसर ठंडा होता रहे। जितना कंडेंसर ठंडा होगा उतना बढ़िया आगे कूलिंग होगी, उतना बढ़िया आगे कूलिंग होगी। तो ये हमारा हो गया एक कंडेंसर फैन। इसमें भी तार जोड़ने के लिए 2 पॉइंट होते हैं, न्यूट्रल फेज डायरेक्ट पहुंचेगा तो ये चलेगा। इसके अलावा और क्या होता है, इसमें कंप्रेसर मोटर होता है। इसके अलावा क्या होगा, यहां पे हम लगा देते हैं कंप्रेसर मोटर। ये हो गया हमारा कंप्रेसर मोटर। ये कंप्रेसर में 3 पिने जैसे होती है, हमारा कॉमन होता है, रनिंग होता है, स्टार्टिंग होता है। नॉर्मल हो गया 3 पिने। और अगर हम रिले की बात करें तो सबसे पहले मान लीजिए रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, मतलब छोटे सिस्टम वाला कंप्रेसर है, तो इसका वायरिंग हम कोई भी रिले लगा करके कर सकते हैं। चलिए एक बार हम ओपन टाइप रिले के साथ करते हैं, बाद में हम इसी रिले को केवल चेंज करेंगे जब वोल्टेज रिले हो जाएगा, तो बाकी सिस्टम सेम है। अच्छा,
अभी देखिए यहाँ पे ये हमारा हो गया ओपन टाइप रिले। ओपन टाइप रिले में एक पोल पॉइंट होता है, यहाँ पे निकला होता है जिसमें हम सप्लाई देते हैं ना, उसी को हम पोल पॉइंट बोलते हैं। और इसके अंदर दो छिद्र बना होता है जिसमें एक रनिंग और एक स्टार्टिंग के लिए होता है। इसके अंदर प्लंजर नाम की पत्ती लगी होती है जो रनिंग से स्टार्टिंग में शार्ट मार के स्टार्ट करने का कार्य करती है। अब देखिए हो गया ये सप्लाई। अच्छा यहाँ तो उपकरण लग गया, इसमें एक पार्ट और है जिसका नाम होता है OLP। OLP 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 क्या होता है, देखिए यहाँ पे छठवां भाग हो गया ना OLP, और उसके बाद इसमें सातवां भाग क्या हो गया, एक फैन मोटर हो गया, फैन, 7 भाग हो गए। OLP जो होता है ये क्या कार्य करता है, ये हीटिंग को कंट्रोल करता है। मतलब भाई कंप्रेसर अगर चलेगा तो चलते चलते अगर आवश्यकता से अधिक गर्म होगा तो जल जाएगा ना, तो इसी को जलने से बचाने के लिए इसमें OLP का प्रयोग किया जाता है। OLP मतलब ओवरलोड प्रोटेक्टर, मतलब ओवरलोड, अगर आवश्यकता से अधिक लाइट आएगी तो भी यही कट करेगा। कंप्रेसर मोटर ज्यादा गर्म होगा तो भी यही कट करेगा। तो इसलिए इसमें क्या लगाते हैं, सुरक्षा के उद्देश्य से OLP। इसीलिए कहा जाता है वाटर कूलर, AC, फ्रिज ऐसे सिस्टम है, इसमें इतना सुविधा लगी हुई है कि आप इसको 24 घंटा लगातार चलाइए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। क्योंकि आवश्यकता से अधिक कूलिंग होगा तो भी सप्लाई कट होगी और बंद होगा उपकरण। अगर कंप्रेसर आवश्यकता से अधिक गर्म होगा तो भी सप्लाई कट होगी और उपकरण बंद हो जाएगा। तो इस प्रकार से है। चलिए इसका हम कनेक्शन करके देखते हैं। देखिए ये हमारा न्यूट्रल है और फेस है, ठीक है। सबसे पहले हम न्यूट्रल की वायरिंग करते हैं। न्यूट्रल के वायर को देखिए हमने यहां पे लेके गए, यानी दोनों इंडिकेटरों के एक एक पॉइंट में न्यूट्रल डायरेक्ट दे दिया। इंडिकेटर जितने उपकरण होते हैं उसमें तो देना ही देना है ना, दोनों इंडिकेटरों के एक एक पॉइंट में हमने न्यूट्रल को दे दिया। यहां से हम लेके आ गए OLP को, OLP से दे देते हैं कॉमन में, ये भी तो हो गया, यानी कंप्रेसर भी हमारा चल गया ना। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसी न्यूट्रल को लेके आते हैं अपना फैन मोटर में भी दे देते हैं। और जितने उपकरण है हमारे हिसाब से सबको न्यूट्रल मिल गया। देखिए एक इंडिकेटर में दिया, दूसरे में दिया हमने, और OLP से होते हुए कॉमन में भी दे दिया, और उसके बाद हमने ये फैन मोटर में भी दे दिया। हो गया न्यूट्रल की वायरिंग कंप्लीट। अब जो कलाकारी है फेज के साथ है। न्यूट्रल की वायरिंग इतना में याद है ना, न्यूट्रल का वायर इंडिकेटर में दिया गया है, OLP में दिया गया, कंप्रेसर के कॉमन में दिया गया है, और फैन में दिया गया। फेस के वायर को क्या करेंगे, रेड वाले इंडिकेटर में तो डायरेक्ट जोड़ देंगे। अब ये क्या होगा, रेड वाला इंडिकेटर जैसे यहां से पावर यहां तक आएगी मतलब जलने लगेगा, मतलब पता चलेगा कि यहां तक लाइट पहुंच आई है। अब इसके बाद इस फेस के तार को देखिए हम सीधे नीचे से लेके जा रहे हैं और लेके जाएंगे कहां, थर्मोस्टेट में। थर्मोस्टेट क्या कार्य करता है, कूलिंग को कंट्रोल करता है। जब ये कूलिंग चेक कर लेगा, हाँ सब कुछ नॉर्मल है, तब जाकर के सप्लाई को आउट करेगा। और जब यहां से आउट करेगा तो यहां से देंगे हम ग्रीन इंडिकेटर को। इससे क्या होगा, अब ये ग्रीन इंडिकेटर आउट करेगा तभी बताएगा अच्छा लाइट आउट हो रही है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। और ये जहां से आउट होता है यही वाला तार हम लेकर के आएंगे। देखिए यही वाला तार लेकर के आएंगे और इसको हम कहां जोड़ेंगे, इसको जोड़ देंगे अपने रिले के पोल पॉइंट में, और ये रनिंग और स्टार्टिंग के संपर्क में होता है, जिससे कंप्रेसर मोटर चालू हो जाएगा। मतलब थर्मोस्टेट का आउट वाला ग्रीन इंडिकेटर में और कंप्रेसर के रिले में दो जगह दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि जिस टाइम कंप्रेसर चल रहा होगा उसी टाइम ये ग्रीन इंडिकेटर जलेगा, और अगर ये कट कर देगा तो ना तो ग्रीन इंडिकेटर जलेगा और ना तो कंप्रेसर मोटर चलेगा। और अगर हम चाहते हैं तो इस फैन को भी अगर यहीं से सप्लाई दे देते हैं, एक फैन को भी इसमें, तो ये क्या होगा, ये भी उसी समय बंद हो जाएगा। जिस समय गैस का संचार नहीं होगा ये फैन भी हमारा बंद हो जाएगा। जो कंडेंसर फैन है, कंडेंसर को ठंडा करने के लिए लगा हुआ है, ये फैन भी हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मली बंद हो जाएगा। मतलब समझे, ये तो बेसिक हुआ ना। न्यूट्रल को डायरेक्ट दोनों इंडिकेटर में, और यहां से हमने क्या किया, OLP में, OLP से कॉमन में, और यही न्यूट्रल अपने फैन मोटर में दिए। न्यूट्रल की वायरिंग यही खत्म हो गई। फेस के वायर को हमने रेड इंडिकेटर में डायरेक्ट दिया, और यहीं से उठा के पहले ग्रीन इंडिकेटर से, सॉरी यहीं से उठाकर थर्मोस्टेट से होते हुए ग्रीन इंडिकेटर को दिया, और इसी वाले वायर से ले जाकर रिले के पोल पॉइंट और फैन में दोनों में दे दिया। यानी ग्रीन इंडिकेटर और ये फैन और ये थर्मोस्टेट, ये रिले यानी कंप्रेसर मोटर, ये चलेंगे तो तीनों एक साथ चलेंगे, नहीं तो तीनों बंद रहेंगे। क्योंकि थर्मोस्टेट अगर सप्लाई को कट कर देगा तो तीनों में से किसी के पास भी सप्लाई नहीं आएगी। लेकिन यहां पे एक बात है, अगर कट ये OLP कर रही है, यानी कंप्रेसर गर्म होने के कारण बंद हो रहा है, तो ये फैन मोटर चलता रहेगा। कंप्रेसर अगर गर्म होने के कारण कट हो रहा है तो फैन मोटर क्यों चलता रहेगा, क्योंकि ये न्यूट्रल का संपर्क डायरेक्ट है, और अगर गर्म होने से कट होगा तो न्यूट्रल नहीं पहुंचेगा मोटर में, और न्यूट्रल नहीं पहुंचेगा तो कंप्रेसर मोटर नहीं चलेगा। तो इस प्रकार से हमारा ये नॉर्मली कनेक्शन है। अगर इसी में वोल्टेज रिले लगा दिया जाए, वोल्टेज रिले के साथ हमने अभी वायरिंग बताया, अगर इसी में वोल्टेज रिले लगा दिया जाए तो देखिए इसका वायरिंग क्या हो जाएगी। वोल्टेज रिले कुछ इस प्रकार से हो जाएगा हमारा। और वोल्टेज रिले देखिए, ये देखने में ऐसे बॉक्स के आकार का है ना,
अभी देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा चित्र छोटा बनाना पड़ रहा है। वोल्टेज रिले ऐसा होगा ना हमारा, अभी इसमें क्या है, ये वोल्टेज रिले, इसके अंदर ये 5 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर और 1 नंबर का है। ये कैपेसिटर से 2 तार निकले, यहाँ से 2 तार निकले, ये रनिंग है और ये रनिंग कैपेसिटर, ये स्टार्टिंग कैपेसिटर है। न्यूट्रल, इसमें हम क्या करते हैं, न्यूट्रल, इसमें OLP को हम हटा देते हैं यहाँ से, और न्यूट्रल को क्या करते हैं, ये जो न्यूट्रल की सप्लाई आ रही है ना, इसको जोड़ते हैं डायरेक्ट ले आकर के 5 नंबर में, और 5 नंबर से कंप्रेसर के कॉमन में। फेस का वायर बचता है यहाँ से, यही वाला फेस का वायर है। फेस का वायर लेके आएंगे 4 नंबर, और 4 नंबर से कहाँ जोड़ेंगे, रनिंग में। उसके बाद दोनों कैपेसिटरों का एक एक तार 4 नंबर में लेके आएंगे, और क्या जोड़ेंगे, स्टार्टिंग को 1 नंबर में और रनिंग को 2 नंबर में, और 2 नंबर का जो दूसरा पॉइंट होगा कंप्रेसर के स्टार्टिंग में। बस हो गई वायरिंग। देखिए यही जो चीज है ना, अभी हमने इसको पहले ही समझाया ना, इसी को आप 2-3 बार बना करके समझिएगा। यही केवल कंफ्यूज करने वाली चीज है, बाकी तो सब कुछ नॉर्मल है। अब देखिए यहां तक हम क्या करें, वाटर कूलर का कनेक्शन कर सकते हैं, वाटर कूलर की वायरिंग कर सकते हैं। रिले चाहे कोई भी, हमने ओपन टाइप रिले के साथ करके दिखाया ना, और भी बॉक्स टाइप रिले, PTC रिले, LMS रिले, ये जो सारे रिले हैं, इन रिले के साथ कंप्रेसर की वायरिंग कैसे किया जाएगा, इसके लिए आप फ्रिज में जो वायरिंग हुई है उसकी वीडियो को फिर से रिवीजन कर सकते हैं, फिर से देख सकते हैं। सेम कंडीशन होती है, कोई भी चेंजिंग नहीं होती है। और जिस प्रकार से इस हमारे सारे सिस्टम में फ्रिज में गैस चार्ज किया जाता है, उसमें फ्रिज में जो गैस भरने की प्रक्रिया होती है, सेम प्रक्रिया वाटर कूलर में फ्लैक्सिंग, प्रेशर, वैक्यूम, गैस चार्ज, पिंच, पांचों की पांचों प्रक्रियाएं बिल्कुल सेम कंडीशन में किया जाता है। इसलिए हमारा जो गैस चार्जिंग का सिस्टम है बिल्कुल वाटर कूलर में भी सेम है और डीप फ्रीजर में भी सेम है, बिल्कुल कोई भी परिवर्तन नहीं है। तो इस प्रकार से हम किसी भी सिस्टम में अपने वाटर कूलर हो, चाहे डीप फ्रीजर हो, चाहे फ्रिज हो, हम गैस चार्ज करने का कार्य कर सकते हैं। देखिए वाटर कूलर से रिलेटेड अगर किसी भी प्रकार का आपका सवाल या सुझाव है तो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे अगर नए आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।